दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चेताया था। तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़कर गृह मंत्री अमित शाह को चेताया है। जिस वक्त बिहार में जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहे थे दिल्ली की सत्ता के खिलाफ, उस वक्त उन्होंने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और आज जब तेजस्वी प्रण के साथ महागठबंधन का मैनिफेस्टो सामने आया तो उसके मुखपृष्ठ पर ही लिखा गया कि संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा यानी तेजस्वी प्रण। यह अंदाज बहुत खुले तौर पर इस बात की मुनादी कर रहा है कि बिहार में परिवर्तन का रुख लोगों के गुस्से में समाया हुआ है और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां जो सामाजिक आर्थिक स्थितियों के समानांतर चलती है, उसमें बीजेपी को लेकर एक गुस्सा है और शायद उस गुस्से के अनुरूप तेजस्वी यादव अब खुलकर खुद को सामने रखने से चूक नहीं रहे हैं। वो इस हकीकत को जान चुके हैं कि दिल्ली में उनकी फाइल खुल चुकी है, अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है, फैसला भी आएगा अगले महीने। लेकिन उससे हटकर अगर इस चुनाव में वह चूक गए तो फिर आरजेडी का क्या होगा, लालू प्रसाद यादव की विरासत का क्या होगा और खुद उनका क्या होगा। इसीलिए सब कुछ समेटने के लिए उस तेवर और तल्खी के साथ मैदान में उतरना ही होगा, और खास तौर से तब जब पूरे महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने सब कुछ तेजस्वी के हवाले कर दिया है। इसीलिए तेजस्वी प्रण के नाम से यह मैनिफेस्टो सामने लाया गया और इस मैनिफेस्टो में अगर सिर्फ तेजस्वी प्रण लिखा गया तो मैसेज और भी ज्यादा है। यह लड़ाई तेजस्वी की सीधी है और जब लड़ाई सीधी होगी तो ऐसे में 2020 के चुनाव में आखिरी वक्त में तकरीबन 20 से 25 सीटों पर जब गिनती चल रही थी तब क्या क्या हुआ यह हर किसी को याद भी है। और एक वक्त तो आरजेडी आगे भी निकल गई थी, तो क्या 2025 को लेकर अभी से शक की गुंजाइश तेजस्वी के जहन में है। इसीलिए खुले तौर पर उन्होंने न सिर्फ अधिकारियों को लेकर चेतावनी दे डाली, बल्कि उन अधिकारियों को भी चेतावनी दी जिनके संबंध और संपर्क अमित शाह के साथ हैं, यानी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर इस चुनाव में कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। और चेतावनी का यह अंदाज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बंद कमरे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा गया, यह पब्लिक रैली में ऐलान किया गया। अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए, छोड़ा नहीं जाएगा। यानी तेजस्वी इस हकीकत को तो जान चुके हैं कि अब इस चुनाव में सब कुछ उनके लिए और उनके जरिए दांव पर लग चुका है। उनकी साख का इम्तिहान है, उनकी विरासत को संभाले हुए लालू यादव की उस साख का भी इम्तिहान है जिसको 15 बरस के दायरे में समेटकर इस वक्त एनडीए जंगल राज कहता है और मौजूदा वक्त की हकीकत से वो आंख चुरा लेता है। मौजूदा वक्त की हकीकत के ठीक सामने आज अपना मैनिफेस्टो जब खुले तौर पर इस हकीकत के साथ रखने का जिक्र तेजस्वी ने यह कहकर किया कि वह तो चेहरा है लेकिन सामने कोई चेहरा तो आ जाए। वो जान चुके हैं कि दरअसल इस मैनिफेस्टो के जरिए एक संकेत उभर कर सामने आना चाहिए और वो संकेत है जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक पर कब्जा करना। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार। इसीलिए नीतीश कुमार पर निशाना नहीं साधा गया, बल्कि नीतीश कुमार को इस दौर में बीजेपी के हाथों एक खिलौना, एक पपेट करार दे दिया गया। और जो मैनिफेस्टो जारी किया गया उसमें बकायदा 20 प्रण लिए गए। इन 20 प्रण की कतार में हर परिवार के घर में एक
सरकारी नौकरी तो है और इसके लिए 20 दिनों में एक अधिनियम भी लाने का जिक्र है और 20 महीने में नौकरी देने का जिक्र है, यानी प्रण है। इसके समानांतर माई बहन योजना को फिर से चालू करते हुए या उसका जिक्र फिर से करते हुए 2,500 रुपए हर महीने देने का जिक्र है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का जिक्र है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा, इसका भी जिक्र है। और वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र सरकार लेकर आई उस पर रोक लगा देंगे। शराबबंदी रहेगी लेकिन उसके दायरे में ताड़ी नहीं आएगी। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में जो चेतावनी भरे स्वर तेजस्वी यादव हर बात को लेकर दे रहे हैं, वो दरअसल इस चुनाव में जनता के मूड के साथ क्या जुड़ रहा है या जनता का मूड क्या उस दिशा में जा चुका है जहां पर उसके भीतर का आक्रोश परिवर्तन चाहता है। लेकिन हमें लगता है पहले आज जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसको एक क्षण के लिए देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी गृहमंत्री अमित शाह को चेतावनी देने के मूड से तेजस्वी यादव चूके नहीं। लेकिन पहले मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में वो सब कुछ है जिसका जिक्र वह चुनावी रैलियों में कर चुके हैं। मैनिफेस्टो में जिस बात का जिक्र नहीं है वह खुले तौर पर एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी, उसका जिक्र नहीं है। इसीलिए पब्लिक रैली में तेजस्वी यादव खुले तौर पर अब उन अधिकारियों को चेतावनी देने के साथ साथ गृह मंत्री को भी इस मायने में चुनौती दे रहे हैं कि अगर है हिम्मत तो बिहार के चुनाव के भीतर आकर आप किसी चेहरे को तो खड़ा कीजिए, और चेहरा अगर आपके पास नहीं है तो उनका वोट आपकी पार्टी में ट्रांसफर नहीं होगा। और यहीं से एक दूसरी बात खड़ी हो जाती है, क्या वाकई अधिकारियों के आश्रय चल रहा बिहार, जिसको नीतीश कुमार नौकरशाही के आश्रय अपने गवर्नेंस को चलाने में बेहतरीन समझते थे, क्या उसकी तोड़ अब सीधे चुनौती और धमकी के स्वर के आश्रय एक संदेश तेजस्वी दे रहे हैं? आपने शुरुआती दौर में सुना कैसे अधिकारियों को चेता रहे हैं, लेकिन बात वहीं नहीं रुकती है। बात फिर से वो लौटती और आगे जाती है, और फिर उस अंदाज को और तीखे और तलखी स्वर के साथ वो खुले तौर पर कहते हैं कि खबरदार, अमित शाह के साथ जो अधिकारी मिले हुए हैं वो अधिकारी ये ना सोचें कि वो बच जाएंगे। जो सजा उन्हें मिलेगी वो बेईमान शब्द का बौ भी भूल जाएंगे। और ये अंदाज खुले तौर पर एक झटके में अभी तक राजनीतिक तौर पर मोदी शाह की जोड़ी जो तमाम चुनावी रैलियों में धमकी दिया करती थी, क्या उस पर भारी पड़ गई, या फिर चुनाव जीतने का यह एक तरीका है, या फिर यह एक मंत्र है, या बिहार की राजनीति वाकई उस परिवर्तन को खोज रही है जिस परिवर्तन में परिवर्तन तो बिहार के भीतर हो लेकिन चुनौती दिल्ली तक जाकर खड़ी हो जाए। और दिल्ली ही जब चुनाव लड़ रही है क्योंकि नीतीश कुमार एक पपेट के तौर पर हैं। क्या कहा उन्होंने उससे पहले? हमें लगता है धमकी के उस स्वर को नए अंदाज में उन्होंने कैसे शब्दों के आश्रय रखने की कोशिश की, एक बार सुनिए इसे। बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। असल में तेजस्वी को इस बात का बाखूबी एहसास है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट से वो सत्ता में आने से चूक गए थे।
इस बार इसीलिए उन्होंने जब मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे तो फिर तमाम पुलिस की मौजूदगी, इस देश के भीतर से आई हुई सेना की मौजूदगी, चुनाव आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी और इन सब के बीच जो चाहे राष्ट्रीय तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों से चुनाव कराने के लिए जो सुरक्षा कर्मी पहुंचते हैं और जिन्हें अर्धसैनिक बल कहा जाता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और गृह मंत्री इस वक्त बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उन्हीं की चुनावी बिसात है बिहार को लेकर, और वही अपने तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, इस सवाल का जवाब ये देने से कतरा गए कि हां वो मुख्यमंत्री होंगे, उल्टे कह दिया विधायक तय करेंगे। यहां पर एक मैसेज बहुत साफ है कि जनता दल यूनाइटेड के पास यानी नीतीश कुमार के पास औसतन 16% वोट 2015 से रहे हैं। 2015 में 20% वोट थे, 2005 में 20% वोट थे, 2010 में वो बढ़कर 22% वोट हो गए, 2015 में वो घटकर 16.8% यानी 16.8% हो गए, और पिछले चुनाव में वो 15.39% हो गए। यानी 16-17% जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वोट बैंक है। और अगर यह मैसेज इस चुनाव में खुले तौर पर जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, यानी बिहार की अगली सरकार माइनस नीतीश कुमार होगी, तो सवाल है कि नीतीश कुमार को मिलने वाला वोट किस पार्टी के पास जाएगा। वो कांग्रेस के पास नहीं जा सकता है, या तो उसमें से एक बड़ा तबका जो पिछड़ा तबका है या अति पिछड़ा तबका है, खासतौर से अति पिछड़ा तबका शिफ्ट कर जाए आरजेडी की तरफ, या फिर वह शिफ्ट कर जाए बीजेपी की तरफ। लेकिन इन दोनों से हटकर एक और पार्टी है, जन स्वराज पार्टी। और जन स्वराज पार्टी का मतलब प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठा रहे हैं, बना रहे हैं, वो मैसेज बहुत साफ है कि उनकी निशाने पर नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार का वोट अगर जन स्वराज पार्टी में शिफ्ट होता है तो फिर यह घाटे का सौदा तेजस्वी यादव के लिए होगा। और पूरा महागठबंधन जब सब कुछ दांव पर तेजस्वी के नाम पर लगा चुका है, तो तेजस्वी यादव आज मैनिफेस्टो जारी करते वक्त खुले तौर पर यह कहने से चूके नहीं कि दरअसल नीतीश कुमार है ही नहीं, वो एक पपेट के तौर पर हैं, वो बतौर मुख्यमंत्री नहीं है। और अधिकारियों के आश्रय, उनके भ्रष्टाचार के आश्रय बीजेपी सत्ता को चला रही है। यानी नीतीश का वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट नहीं हो, वो उनके पास आए। क्या कहा गया सुनिए। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। असल में इस चुनाव की हकीकत हर कोई जानता है कि जहां पर दलित और मुस्लिम एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पीछे खड़े हो गए तो फिर उसकी जीत तय है। और इसी का प्रयास अपने तौर पर बीजेपी भी कर रही है। और बीजेपी नीतीश कुमार को सामने रखकर इन्हीं वोटों को अपने साथ समेटना चाहती है, क्योंकि बिहार में दलितों की तादाद लगभग 20% है। 20% में कुछ परसेंट कम कर दीजिए, यानी 19.65% दलित बिहार में है। और वहीं पर माइनॉरिटीज यानी मुस्लिमों की तादाद लगभग 17-18% है। दोनों को मिला दीजिएगा तो 37 से 38% वोट दलित और मुस्लिम का है। लेकिन अगर आप कास्ट सेंसस के दायरे में इस तमाम चीजों को रखेंगे तो वहां माइनॉरिटी का जिक्र नहीं हुआ, यानी मुस्लिमों का जिक्र नहीं हुआ। वहां पर जातियों के हिसाब से जो जनगणना नीतीश कुमार ने कराई और तेजस्वी यादव तब उनके साथ सरकार में थे, उस वक्त बहुत साफ तौर पर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी आर्थिक तौर पर
कहीं ज्यादा पिछड़ा तबका सबसे बड़ी तादाद में 36% के साथ था और बैकवर्ड क्लास 27% था। दोनों को मिलाइएगा तो बिहार में 63% ओबीसी है। ओबीसी और ईबीसी दोनों को मिलाइएगा तो 63% है और जनरल की कैटेगरी लगभग 15-16% है। तो 15-16% बीजेपी के अनुकूल हो, लेकिन बात बनती नहीं है। उसमें अगर दलित 20% जो है उसकी मौजूदगी एक जगह रहेगी, बिखरेगी, कैसे होगी, यह भी सवाल है। और जब इन सवालों के दायरे में दूसरा बड़ा सवाल है कि मायावती अपने बूते लड़ रही है, यह भी सवाल है कि एआईएमआईएम अपने बूते लड़ रहा है और खास तौर से सीमांचल में पिछले चुनाव में वो 5 सीट जीत गया था और उसने बड़ा डेंट किया था आरजेडी को। लेकिन इस बार जन स्वराज ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है और यह भी बड़ा रोचक है, एआईएमआईएम किसी गठबंधन के साथ नहीं, जन स्वराज पार्टी किसी गठबंधन के साथ नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर पहली बार खुलकर ओवैसी साहब से कह रहे हैं कि आप हैदराबाद जाइए, आप यहां मत रहिए, गड़बड़ी हो जाती है। और मुसलमान भी सोच लें, जिन्होंने बंगाल में जब सोचा था तो ममता के साथ चले गए थे, यहां वो जो सोचते हैं सोच लें, लेकिन हैदराबाद वाले के साथ ना जाएं। यानी कितने छोटे छोटे वोट बैंक की जरूरत तमाम राजनीतिक दलों को है और संदेश एक दूसरे को निशाने पर लेते हुए कैसे हो रहा है, यह प्रशांत किशोर द्वारा जो वक्तव्य ओवैसी को लेकर दिया गया, यह सुनना चाहिए। आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहां पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहां नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा, जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं। दरअसल सीमांचल में मुस्लिमों की तादाद सबसे ज्यादा है और इस हकीकत को अगर प्रशांत किशोर समझते हैं तो तेजस्वी यादव भी समझते हैं। हालांकि बीजेपी भी समझती है, लेकिन बीजेपी को पता है उसके हक में मुस्लिम वोट पड़ेंगे नहीं। वह एकजुट होकर उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़ेंगे जो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा रहा होगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानूनों को बिहार में लागू नहीं होने देंगे और यह लागू ना हो इसका प्रयास केंद्रीय स्तर पर भी करेंगे। इसका जिक्र भी मैनिफेस्टो में कर दिया गया। और जो हमने जिक्र किया कि एक तरफ मुस्लिमों का सवाल, दूसरी तरफ दलित और पिछड़ों का सवाल, तो पूरे मैनिफेस्टो में आपको यह नजर आएगा कि इस वोट बैंक को साधने के लिए जो 20 प्रण तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसमें अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बिल्कुल SC ST की तर्ज पर लाने का जिक्र है। पंचायत और निकाय चुनाव में EBC रिजर्वेशन 30% तक कर देंगे, जो अभी 20% तक है। 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर देंगे और संविधान की 9वीं अनुसूची में यह खत्म हो, इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे। सरकारी नौकरियों में जो होता है नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, यह शब्द हटा दिया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बना दी जाएगी। सभी भूमिहीनों को, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, OBC, SC ST के लिए है, कि गांव में 5 डेसिमल जमीन और शहर में 3 डेसिमल जमीन हर किसी को दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल में भी जो रिजर्व सीट होती है उसका 50% हिस्सा इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ST SC OB के हिस्से में जाएगा। यहां तक कि प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई जाएगी और आरक्षण व्यवस्था की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाएगा। वो प्राधिकरण जो फैसला लेगा उस पर मुहर विधानसभा के भीतर लगाई जाएगी। ये सारे मैसेजेस बहुत साफ हैं कि किस वोट बैंक पर कैसे नजर है और यहीं पर सवाल होता है, क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड इस चुनाव में गायब हो रही है? लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। सबको याद है
घपले घोटाले और 15 साल क्यों 2015 और 2017 के बीच तो तेजस्वी यादव ही नीतीश कुमार के साथ थे। उस वक्त करप्शन के चार्ज तेजस्वी यादव पर लगाए गए थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, इसीलिए नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए बीजेपी का साथ ले लिया। तो गलत क्या है? ललन सिंह इस बात का जिक्र कर रहे हैं। 2015 में वो उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हो गए। क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर जमीन के बदले नौकरी का आरोप लगा और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सफाई तो दीजिए। नहीं दिया सफाई उन्होंने, इसलिए कि सफाई देने के लायक कुछ था ही नहीं उनके पास। जिस व्यक्ति ने होश संभाला भ्रष्टाचार में, वो क्या जाने बिहार की हालत और बिहार के लोगों का दुख दर्द। लेकिन सच तो यह है कि नीतीश कुमार ने अपने सुशासन के दौर में जिन महिलाओं को सबसे बड़ा वोट बैंक महिला सशक्तिकरण के नाम पर बनाया और जो सुविधाएं स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल देकर बनाई, उसी में सेंध लगाने की कोशिश तेजस्वी ने की है। सीधे तौर पर महिला वोट बैंक या तो बंट जाए या फिर खिसक जाए जनता दल यूनाइटेड से और आरजेडी के पक्ष में खड़ा हो जाए। मां योजना लॉन्च की गई है। मां का मतलब क्या है? एम मतलब मकान, ए मतलब अन्न, ए मतलब आमदनी। दूसरी योजना है बेटी योजना, यानी बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग, आई से इनकम। तीसरी योजना है जीविका दीदियों को सैलरी जो 10,000 मिलती थी वो 30,000 कर देंगे और जीविका दीदी के सभी कैडर को 5 लाख तक का बीमा भी करवा दिया जाएगा। संविदा अधिकारियों को परमानेंट जॉब कर दी जाएगी। यह मैसेज है कि दरअसल 15 साल की लालू की सत्ता के बाद नीतीश ने जो पूरा एक रिफॉर्म बिहार के समाज के भीतर किया, उस रिफॉर्म में अब पॉलिटिकल तौर पर क्या क्या मदद और ज्यादा की जा सकती है, इसको तेजस्वी प्रण के जरिए अपने मैनिफेस्टो में महागठबंधन सामने लेकर आ गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़े 3 ही हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या वाकई बिहार के चुनाव को कराने वाले अधिकारियों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कोई एक तालमेल है जिसको लेकर एक घबराहट है और आज खुलकर तेजस्वी को सामने आना पड़ गया? दूसरा सवाल है, जो पूरा का पूरा महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी, जिसमें राहुल गांधी भी, सबने सब कुछ तेजस्वी पर ही दांव क्यों लगा दिया? और तेजस्वी के नाम पर, या कहें इससे पहले एक बार था कि अब की बार मोदी सरकार, उसी तर्ज पर अब की बार तेजस्वी प्रण, कुछ इस अंदाज में चीजें चल निकली हैं। तो सब कुछ एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर चुनाव लड़ना फायदेमंद है या घाटे का सौदा है? यह सवाल इस चुनाव में जाकर फंसेगा। और तीसरा बड़ा सवाल जिसके लिए पूरी मशक्कत इस चुनाव में हो रही है, वो जनता दल यूनाइटेड माइनस नीतीश कुमार, यानी लगभग 15-16% वोट किसके हक में कैसे जाएंगे, बिखरेंगे या नहीं बिखरेंगे, यह पूरा गणित उसी आसरे बिहार की राजनीति में चल पड़ा है। लेकिन आखिरी संदेश सबसे बड़ा है। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में गृहमंत्री अमित शाह को चेतावनी दी है, अभी भी प्रचार के बहुत दिन बचे हैं और अब यह चेतावनी कम तो नहीं होगी, यह बढ़ेगी और कई फ्रंट से बढ़ेगी। और पहली बार खुलकर बिहार के चुनाव में अब जब कल से प्रचार शुरू होगा, जहां पे राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ रैली करेंगे, उसके बाद का नजारा बिहार के चुनाव में प्रचार के जरिए क्या उभरता है, बस इंतजार कीजिए, क्योंकि मुनादी तो हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।